2.303 नहीं आएगा, क्योंकि ln है तो 2.303 नहीं आएगा। r क्योंकि पहले k2 है तो यहाँ t1 आएगा माइनस, बस ये है फॉर्मूले। k वर्सेस t किसी क्वेश्चन से बनेगा ये, k बराबर है a एक्सपोनेंशियल माइनस e a बाय rt। ग्राफ ये कुछ ऐसा होता है, ये इकलौता ग्राफ है जो मैं तुम्हें करा रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ ऐसा ग्राफ होता है एक्सपोनेंशियल इंक्रीज का। बाकी सारे ग्राफ तुम्हारे होमवर्क है, ये ग्राफ मैंने करा दिया। अब बताओ क्या तुम ये ग्राफ नहीं बना सकते इस इक्वेशन पे? भाई चल ले यार, क्या तुम इस इक्वेशन पे ग्राफ नहीं बना सकते कि ln k बराबर है ln a माइनस e a अपॉन r इंटू 1/t? अगर इसमें मैं तुम्हें बोल दूं कि ln k वर्सेस 1/t का प्लॉट बनाओ तो क्या नहीं बना सकते? अगर मैं तुम्हें ये प्लॉट बनाने के लिए बोलूं तो क्या नहीं बना सकते? सर ln k मेरा y एक्सिस पे तो मेरा y आ गया, 1/t मेरा x एक्सिस पे तो ये मेरा x आ गया, ये मेरा स्लोप m आ गया और ये मेरा इंटरसेप्ट c आ गया। स्लोप मेरी कैसी है सर? ये नेगेटिव है, तो ग्राफ कैसा आएगा सर? नीचे की तरफ। स्लोप किसके बराबर है सर? माइनस ऑफ e अपॉन r। कर सकता हूं सर? कर सकता हूं। तीसरा ग्राफ, क्या तुम इसके ऊपर ग्राफ नहीं बना सकते कि log ऑफ k बराबर है log ऑफ a माइनस e a अपॉन 2.303 r इंटू 1/t। ग्राफ बनाना है log ऑफ k वर्सेस 1/t। फिर से वही बात, log k मेरा y एक्सिस पे है, 1/t मेरा x एक्सिस पे है, यहाँ मेरा ये m स्लोप आ गया, ये मेरा c इंटरसेप्ट आ गया। स्लोप जनाब मेरा फिर से नेगेटिव है, तो और स्लोप है माइनस ऑफ e a अपॉन 2.303 r। अब यहाँ डिस्कस करेंगे इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कि भैया कितने तरह के सवाल यहाँ पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला आता है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में क्वेश्चन फ्रॉम ग्राफ। तो इसमें टाइप 1 आती है, इसमें टाइप 1 आती है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्राफ। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्राफ। कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ। क्वेश्चन आगे मान लो उसने बोला स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन log k वर्सेस 1/t इज माइनस 10,000 केल्विन, फाइंड ये। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्लोप होगी किसके बराबर, क्योंकि log k वाली इक्वेशन है तो log k बराबर है log a माइनस e अपॉन 2.303 r इंटू 1/t। आपको पता है 1/t x है, इसके साथ में ये जो माइनस है e अपॉन 2.303 r, यही है मेरी m यानी स्लोप। देयरफॉर स्लोप किसके बराबर है? स्लोप बराबर है माइनस ऑफ e अपॉन 2.303 r। स्लोप गिवन है माइनस 10,000 केल्विन माइनस e अपॉन 2.303 r। माइनस से माइनस कटा तो यहाँ से मेरे पास मेरा e किसके बराबर आ गया? फिर मेरा e बराबर आ गया 10,000 इंटू 2.303 इंटू r केल्विन। तो बताओ क्या निकाल सकते हो? ये हो जाएगा 10,000 इंटू 2.303, r होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। केल्विन केल्विन से केल्विन इनवर्स कटा। अब इसको सॉल्व करो, जो भी आंसर आएगा वो किसमें आएगा? जूल पर मोल में। तो टाइप 1 क्वेश्चंस कहां से आ जाते हैं? ग्राफ से। टाइप 1 क्वेश्चंस कहां से आ जाते हैं जनाब? ग्राफ से। बोलो क्या ऐसे सवाल? अच्छा अगर यहाँ पे ln k होता तो नीचे 2.303 नहीं आता, सिर्फ आ रहा था, ठीक है। तो पहला सवाल आता है ग्राफ से। सेकंड टाइप के क्वेश्चन आते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन, बी टाइप 2। टाइप 2 में क्या आता है? कंपेयरिंग इक्वेशन। अच्छा कंपेयरिंग इक्वेशंस में कैसे सवाल आते हैं मैं बताता हूँ। जैसे एक सवाल वो पूछेंगे log ऑफ k बराबर है 10 माइनस log ऑफ k बराबर है 10 माइनस 10,000 केल्विन बाय t, फाइंड ये। बस ये आपको कंपेयर करना है। आप क्या करोगे? लिखो log k log a माइनस e अपॉन 2.303 r इंटू 1/t। अब कंपेयर करो फटाफट से, log k log a 10 माइनस माइनस t को छोड़ के जो 10,000 बचा, t को छोड़ के ये जो पीछे 10,000 केल्विन है ये किसके बराबर है? देयरफॉर मैं सीधा लिखूंगा e अपॉन 2.303 r बराबर है 10,000 केल्विन। आगे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैथ से सिंपल तुम कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड, मान लो उसने बोल दिया k बराबर है a एक्सपोनेंशियल माइनस 20,000 केल्विन बाय 2,000 केल्विन बाय t, फाइंड ये। करो कंपेयर, कोई बात नहीं। आप लिखोगे क्या होती है इक्वेशन? k बराबर है a एक्सपोनेंशियल माइनस e a बाय r t। कंपेयर करो k a एक्सपोनेंशियल t बस एक e a बाय r क्या है यहाँ पे? e a बाय r और यहाँ पे क्या है? 2000 माइनस माइनस है। देयरफॉर यहाँ से क्लियर हो गया कि e a बाय r किसके बराबर है? 2000 केल्विन। तो e a किसके बराबर है? 2000 केल्विन इनटू r। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। कैसे सवाल कर सकते हो? टाइप 3 क्वेश्चन, मतलब इसमें एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। वो पूछ सकते हैं a बराबर है, सॉरी k बराबर है 5 एक्सपोनेंशियल माइनस 40, फाइंड e a एट
300 केल्विन, ऐसे पूछ सकते हैं। तो क्या करोगे आप, इसमें लिखोगे k बराबर है a एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए बाई आर टी, के a 5 e माइनस माइनस ई ए बाई आर टी बराबर है 40। आप सीधा लिखोगे ई ए बाई आर टी बराबर है 40, ई ए बराबर है 40 आर टी, ई ए बराबर है 40 इंटू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इंटू टेम्परेचर, कितना दे दिया उसने 300 केल्विन। सॉल्व कर लो। अगर आपको इस तरह के कंपेयर की क्वेश्चन के सवाल आएंगे तो क्या आप नहीं कर सकते? ऑब्वियसली सर हम कर सकते, हम कर सकते। टाइप 3 सवाल इसमें आता है, दो टाइप कर ली। अब आता है इसमें टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में क्या होगा वो आपको, टाइप थर्ड सवाल आता है इस इक्वेशन पे बेसिकली, log k1 बाई k2 बराबर है ये अपॉन 2.303 r इंटू 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2। अब वो क्या करेगा, यहाँ पे कितनी चीजें हो सकता है वो आपको k1 k2 t1 t2 ये सब कुछ गिवन दे दे और बोले फाइंड e। एक तो ये बन सकता है इसमें सवाल, हो सकता है वो आपको k1 t1 t2 e गिवन दे दे और बोले फाइंड k2। तो इस तरीके से वो कैसे भी मिक्सअप कर सकता है चीजों को, किसी भी तरीके से मिक्सअप कर सकता है। और एक और चीज आपको खास ध्यान रखनी है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर सबको पता है, या सबको ये भी पता है कि जो आपका के होता है, चाहे वो मैं आगे लिख देता हूँ, एवरीवन नोज, जैसे मान लो फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर में आपका क्या है, आपका के बराबर है या टी हाफ या कोई भी टी, कोई भी टाइम पीरियड, एनी टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, यानी टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। सिर्फ फर्स्ट के लिए नहीं, सेकंड के लिए, सबके लिए, ठीक है। तो देयरफॉर हमने एक चीज बोली कि log ऑफ k2 बाई k1 किसके बराबर होता है, ई ए अपॉन 2.303 r इंटू 1 बाई t1 माइनस 1 बाई t2। आपको पता है टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के होता है, तो मैं पता क्या करूंगा, मैं के की जगह टी लिख सकता हूँ, टी कोई भी हो सकता है, टी हाफ, टी 30%, टी 40%, कोई भी टी, तो बट मैं टी1 ऊपर लिखूंगा, यहाँ टी2 नीचे लिखूंगा और ये आ जाएगा ई ए अपॉन 2, क्योंकि इन दोनों का इनवर्स रिलेशन है। अगर k2 ऊपर है तो t2 नीचे होगा, k1 नीचे तो t1 ऊपर होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ टी क्या है, कैन बी टी हाफ और टी 30% एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। तो एक ये इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन के ऊपर सवाल बनते हैं। तो ये तीन तरह के सवाल है बेटा, तीन टाइप के सवाल है जो आर्हेनियस इक्वेशन से अक्सर पूछे जाते हैं, अक्सर। ठीक है, अब इसमें आती है लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस की बात कर लेते हैं। तो बेटा लिमिटेशंस में सबसे पहली बात क्या आती है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस ए एंड ई ए आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यही आती है। बट फॉर सम रिएक्शंस, बट फॉर सम रिएक्शंस ए एंड ई ए आर फाउंड टू बी टेम्परेचर डिपेंडेंट, आर फाउंड टू बी टेम्परेचर डिपेंडेंट, ऐसा पाया गया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस ई ए कैन नॉट बी जीरो, वेयर एज it can actually be zero for some reactions। उसके बाद इसने बोला ये cannot be negative, ये cannot be negative, whereas it can be negative for some reactions। कुछ reactions के लिए negative हो सकता है। तो these were some of the limitations of Arrhenius, और इन्हीं limitations को दूर करने के लिए हमारे पास क्या आया, कार्डिनल इक्वेशन। क्या आई, कार्डिनल इक्वेशन या कार्डिनल कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं। अब मैं फटाफट से दोस्तों कंक्लूजन लिखना मैं जरूरी समझूंगा इसमें, ठीक है। आर्हेनियस का कंक्लूजन लिख देते हैं, क्योंकि आर्हेनियस हमने कंप्लीट कर लिया है, तो इसका कंक्लूजन भी फटाफट से लिख देते हैं। सबसे पहली बात क्या आती है इसमें कि k बराबर है a एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए बाई आर टी आ गया। सेकंड पॉइंट आता है कि अकॉर्डिंग टू, क्योंकि आर्हेनियस ही पढ़ रहे हैं, मैं लिख रहा हूं कंक्लूजन ऑफ आर्हेनियस, ठीक है, पहले बता रहा हूं कंक्लूजन ऑफ आर्हेनियस। शुरू से लिखना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट कि k बराबर है a एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए बाई आर टी। सेकंड, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस जो आपका a एंड ई ए आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, EA cannot be zero, EA cannot be zero, EA cannot be negative। Third, reaction having higher activation energy will be affected more by temperature। जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, उस पर इफेक्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। फोर्थ, अच्छा यहीं पे हमारे पास ये भी पॉइंट लेते हैं, जैसे मान लो A से B K1 E1 X से Y K2 E2, मान लो मैंने बोल दिया E2 ग्रेटर देन E1, यानी इस बार मैंने E2 को बड़ा माना है। दोस्तों इस बार क्या किया है, E2 को बड़ा मान के चल रहे हैं अपन। अब अगर E2 को बड़ा मान के चल रहे हैं तो मैंने रेशियो लिखा K1 एट 300, K1 एट 290 डिग्री सेल्सियस, K2 एट 300, K2 एट 290। अब हमेशा जाओगे नीचे से ऊपर ही, जाओगे नीचे से ऊपर, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है, कहां इंक्रीज ज्यादा आएगा, कहां इफेक्ट ज्यादा आएगा, जहां पे एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, क्योंकि E2 बड़ा है, देयरफॉर इफेक्ट ऑन K2 इज मोर। तो ये पर मान लीजिए अगर मैं जस्ट इसका अपोजिट कर दूं, यानी मैं 290 डिग्री सेल्सियस को ऊपर लिख दूं और 300 को नीचे कर दूं, अब पूरी काया पलट हो जाएगी, क्योंकि इस बार आप टेम्परेचर बढ़ा नहीं घटा रहे हो।
तो जहां पे एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा वहां टेंपरेचर का इफेक्ट ज्यादा। इफेक्ट ज्यादा होने का मतलब अगर टेंपरेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा भी ज्यादा, और अगर घटाओगे, जैसे यहाँ पे आप घटा, हमेशा नीचे से ऊपर जाओ, आपने टेंपरेचर घटाया तो के घटेगा, आपने टेंपरेचर घटाया तो के घटेगा, नीचे से ऊपर जाना हमेशा। अब आपका क्या होगा, डिक्रीज कहां ज्यादा आएगा, जहां पे सर E2 ज्यादा, वहां जहां पे एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा वहां इफेक्ट ज्यादा, क्योंकि E2 बड़ा है तो K2 पे इफेक्ट ज्यादा आएगा, और इस केस में हम टेंपरेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो वहां डिक्रीज ज्यादा आएगी, इसलिए ये छोटा और ये बड़ा। या यूं समझ लो कि जैसे हम, जैसे सबको पता है, सबको बहुत अच्छे से पता है कि 1/2 या 1/3 इज लेस देन 1/2, पर जब आप रेसिप्रोकल करते हो 3/1 और 2/1 तो साइन बदल जाता है ना, सेम है। जैसे यहाँ पे साइन किया, आपने रेसिप्रोकल किया 290 ऊपर 300 नीचे, तो साइन बदल गया, ठीक है, साइन बदल गया। तो अभी तक कितने कंक्लूजन है, 4 कंक्लूजन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 5वीं की। फिफ्थ हमारे पास क्या आया, फिफ्थ हमारे पास क्या गया, भैया आपने इसकी फिफ्थ आती इक्वेशंस। अच्छा, इसका इक्वेशन हमारे पास एक तो आ गई k बराबर है a एक्सपोनेंशियल माइनस e a by rt। फिर हमारे पास इक्वेशन आ जाती है ln k बराबर है ln a माइनस e a by rt। फिर इक्वेशन आ जाती है log ऑफ k बराबर है log ऑफ a माइनस e a अपॉन 2.303 rt। उसके बाद इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाती है, log ऑफ k1 by k2 बराबर है अपना e a अपॉन 2.303 r इंटू 1 अपॉन t2 माइनस 1 अपॉन t1। फिर अगर मैं उल्टा कर दूं, यानी k2 को ऊपर ले लूं, k1 को नीचे ले लूं, तो e अपॉन 2.303 r इंटू 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाएगा ln k2 अपॉन k1 बराबर है, यहाँ पे 2.303 नहीं आएगा, 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2, और आप यहाँ पे टाइम पीरियड भी लिख सकते हो, बस आपको क्या करना है, जैसे k2 ऊपर आ जाएगा t1 अपॉन t2, 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2, और बाकी उसके बाद ग्राफ्स हैं, ग्राफ्स में आती है। तो ये सारा का सारा कंक्लूजन आ गया है इसका, ठीक है। हाँ, लिमिटेशन जरूर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बार में पॉइंट पे लिमिटेशन लगते हैं हम। लिमिटेशंस क्या है, सबको पता होना चाहिए। पहली लिमिटेशन क्या थी इसकी, कि भैया A एंड E आर टेम्परेचर डिपेंडेंट फॉर सम रिएक्शंस, B E कैन बी 0, C E कैन बी नेगेटिव, ठीक है। ये 0 भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे नीचे नोट लिख रहा हूँ, फॉर रिएक्शंस इन विच A एंड E आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, such reactions are called as non-Arrhenius reactions। उनको क्या बोलते हैं, non-Arrhenius reactions। और फिर ये जो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ, ये जो है टेम्परेचर एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ ए एंड ई इज गिवन बाय विच इक्वेशन, गार्डिनर इक्वेशन। तो बेटा गार्डिनर इक्वेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जुड़ने के लिए बहुत ही धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज मेरी तरफ से तुम जा सकते हो। लिख देना कि कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक था, ये समझ में आया या नहीं, प्लीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। चलिए काम शुरू करें।
वॉइस लो आ रही है क्योंकि मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा जोर से बोलूंगा तो आपकी आवाज भी थोड़ी तेज आ जाएगी, ठीक है। बाकी आप अपने फोन का भी चेक कर सकते हो क्योंकि हमारी तरफ से यहाँ पे डिस्प्ले एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है आवाज में, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो दोस्त अपने फोन की आवाज बढ़ा सकते हो या फिर आप ईयरफोन का इस्तेमाल कर सकते हो, यही मैं आपको सजेस्ट करूंगा। सर आर मैक्स बराबर एक्स होता है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन यूएस दोनों पर डिपेंड करनी चाहिए थी। राधा जी आप एक बड़ी सिंपल सी बात को समझ नहीं पा रही है। आपका एंजाइम, आपका कैटलिस्ट हमेशा हमेशा कम अमाउंट में लिया जाता है। मतलब ये बात तो शायद आपको समझ जानी चाहिए थी, अगर नहीं समझ रहा तो मैं आपको बता दूं, सबस्ट्रेट यानी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा ज्यादा होती है, जो कैटलिस्ट है वो हमेशा कम ही कॉन्सेंट्रेशन में लिया जाता है क्योंकि वो रीजनरेट हो जाता है। तो आपका सबस्ट्रेट जो है हमेशा ज्यादा लिया जाता है। मान लो सबस्ट्रेट का आपने 10 मोलर ले लिया और इसका शायद आपने 0.5 मोलर ही लिया होगा, ठीक है, स्टार्टिंग में। एंजाइम हमेशा कम कॉन्सेंट्रेशन में लिया जाता है, ठीक है। अब मान लो किसी टाइम पे ये पूरा खत्म हो गया 0.5, इसका एक के साथ रिएक्ट यही बनता है ना, तो ये अभी भी 9.5 बचा होगा, तो एस की कॉन्सेंट्रेशन से फर्क ही नहीं पड़ता। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन एक टाइम पे यही पहुंच सकती है, ठीक है। तो आपका जो सोचना था वो सोचना चाहिए आपका, ठीक मैं मान सकता हूं, पर आपके सोचने में बस एक ही दिक्कत थी कि आपका जो एंजाइम है वो कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट हमेशा लेस कॉन्सेंट्रेशन में ही लिया जाता है। आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हम हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं। दोस्तों लास्ट क्लास हमने क्या करा था? लास्ट क्लास हमने एक बात तुम्हें कही थी कि बेटा जो आपका अर्हेनियस इक्वेशन है, ठीक है, अर्हेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो आपका सॉरी अर्हेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो आपका ए और ई थे वो दोनों के दोनों टेंपरेचर इंडिपेंडेंट थे, बट बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस थी जिसमें आपका ए और ई टेंपरेचर डिपेंडेंट भी पाए गए। तो ऐसी रिएक्शंस में जिसमें ए और ई टेंपरेचर डिपेंडेंट है, तो उनकी टेंपरेचर डिपेंडेंस बताने के लिए हमारे पास गार्डनर कॉन्सेप्ट आया, जिसे हम गार्डनर इक्वेशन कह सकते हैं। सो गार्डनर कॉन्सेप्ट में बेसिकली हम एक इक्वेशन पढ़ते हैं जिसका नाम है गार्डनर इक्वेशन, और ये गार्डनर इक्वेशन हमें क्या बताती है, किस चीज में हेल्प करती है? टू फाइंड टेंपरेचर डिपेंडेंस ऑफ, टू फाइंड टेंपरेचर डिपेंडेंस बताने में मदद करती है, टू फाइंड टेंपरेचर डिपेंडेंस ऑफ ए एंड ई। मैं बेटा यहाँ पे डेरिवेशंस की बात बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट सबसे पहले तुम्हारे सामने गार्डनर इक्वेशन होती है वो लिख देता हूं एक बार, और मैं फिर डायरेक्ट ए का रिलेशन टेंपरेचर के साथ और ई का रिलेशन वो डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक है। सबसे पहले आप गार्डनर इक्वेशन समझो क्या होती है। जैसे अर्हेनियस इक्वेशन आपका रेट कांस्टेंट को टेंपरेचर के साथ रिलेट करती थी, गार्डनर इक्वेशन भी क्या करती है? इट आल्सो रिलेट्स रेट कांस्टेंट विद टेंपरेचर। क्या कहती है ये इक्वेशन? ये इक्वेशन कहती है कि आपका जो रेट कांस्टेंट के है ये किसके बराबर होता है? ए टी की पावर एन एक्सपोनेंशियल माइनस ई बाय आर टी। अब जरा बात को समझिए यहाँ पे। सबसे पहले ये जो ए है ये वो कैपिटल ए नहीं है ना, आप मिसअंडरस्टूड मत कीजिए। ये ए कैपिटल ए नहीं है और ये ई जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है। तो आपको एक चीज समझनी है, ये जो ए है इज नॉट कैपिटल ए ऑफ अर्हेनियस इक्वेशन, ये वो नहीं है। और ये जो एनर्जी ई है इज नॉट एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। पहले तो आप ये कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो कि भैया ये आपका कैपिटल ए अर्हेनियस पैरामीटर नहीं है और ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है। तीसरा पॉइंट, अकॉर्डिंग टू गार्डनर ये जो छोटा ए है, अकॉर्डिंग टू गार्डनर ये जो छोटा ए है एंड ये जो ई है आर टेंपरेचर इंडिपेंडेंट। उसने बोला ये छोटा ए और ये जो ई है विच इज नॉट एक्टिवेशन एनर्जी, ये कोई एक एनर्जी है, ठीक है। ए एंड ई आर टेंपरेचर इंडिपेंडेंट। गार्डनर ने बोला कि ये दोनों चीजें टेंपरेचर इंडिपेंडेंट होती हैं। ये दोनों चीजें क्या होती हैं? ये दोनों चीजें क्या होती है? ये दोनों चीजें टेंपरेचर इंडिपेंडेंट होती है, ऐसा गार्डनर ने कह दिया, ठीक है। कि जो छोटा ए है विच इज नॉट अर्हेनियस पैरामीटर और ये जो ई है विच इज नॉट एक्टिवेशन एनर्जी, दीस टू पैरामीटर्स आर टेंपरेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है। फिर थोड़ा बहुत कुछ डेरिवेशन किया जाता है, डेरिवेशन करने के बाद फाइनली गार्डनर इक्वेशन ने कंक्लूजन निकाला। अब मैं डेरिवेशन वाला पार्ट नहीं कराऊंगा तो प्लीज आप घबराइएगा मत, सोचिएगा मत, फाड़ में डेरिवेशन वाला पार्ट मैं डायरेक्ट बता देता हूं। रिलेशन ऑफ ए एंड ई विद टेंपरेचर क्या होता है? आपको ये गार्डनर इक्वेशन दे दी उसने, ठीक है। अब वो कहता है जो आपका ए होगा यानी अर्हेनियस पैरामीटर ए वो किसके बराबर होगा? ए टी की पावर एन और ई की पावर एन, एन इज द पावर ऑफ टेंपरेचर। ये कैपिटल अब कैसे आई, इसका एक डेरिवेशन है 2-2.5 पेजेस का, तो डेरिवेशन में आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, और तुम्हें भी इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए। थ्योरी का पेपर है तो ऑब्वियसली तुमको करना पड़ेगा, बट यहाँ पे हमारा फोकस क्योंकि हमारे एग्जाम्स हैं जो कि थ्योरेटिकल नहीं है, दे आर एमसीक्यू टाइप, वहाँ पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने के लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताना चाहिए और इसे अप्लाई कैसे करना है ये बताना चाहिए। दोनों चीजें मैं सिखा दूंगा। और जो एक्टिवेशन एनर्जी ये है वो किसके बराबर होती है? ये जो एनर्जी का मैं गार्डनर इक्वेशन की ई प्लस एन इज द पावर ऑफ टेंपरेचर इनटू आरटी। तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं फिर आपको समझा दूंगा, उससे समझ में भी आ जाएगा। जैसे मान लो आपको एक सवाल पेपर में पूछ लिया गया कि आपको इक्वेशन दे दी k बराबर है mt² एक्सपोनेंशियल माइनस e नॉट बाय rt और बोला गया फाइंड a एंड e, फाइंड कैपिटल A एंड E। आपको ये दो चीजें निकालनी है, आप कैसे निकालोगे? कोई बात नहीं, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये चीज करना। आप कहोगे सॉल्यूशन में लिखोगे कि भैया हमारा जो a होता है वो किसके बराबर होता है? a सबसे पहले तो गार्डनर इक्वेशन लिखो। गार्डनर इक्वेशन क्या होती है? a t की पावर n एक्सपोनेंशियल माइनस e बाय rt। अब आप थोड़ा चीजों को कंपेयर करना सीख जाओगे, ठीक है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, आपका n किसके बराबर है? n बराबर है 2 है, तो आपका n बराबर है 2 आ गया, ठीक है। आपका atn किसके बराबर है? आपका atn किसके बराबर है? mt²। तो आपने लिख दिया a t की पावर n किसके बराबर है? mt²। फिर आप तीसरी चीज लिख लीजिए कि आपका जो e है वो किसके बराबर है? e नॉट। e की जगह क्या है? e नॉट। चलिए यहाँ पे तीन चीजें लिख ली। अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब आप बोलो a किसके बराबर होता है? a t की पावर n e की पावर n। अब बताओ आपका atn किसके बराबर है? mt का स्क्वायर। साफ साफ दिख रहा है। atn किसके बराबर है? mt² और e की पावर n, n मतलब 2 है हमारे पास, e का स्क्वायर। उसके बाद आपसे ये पूछा ये किसके बराबर होता है? e प्लस nrt। आपका e किसके बराबर है? आपको साफ साफ दिख रहा है e बराबर e नॉट है, n बराबर 2 है, तो e नॉट प्लस 2rt। क्या ये चीज सबको क्लियर है? चलिए मैं ऑटो फोकस का प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। आज एक तो पता नहीं थोड़ा कैमरे को भी कुछ इशू है यार, पता नहीं शायद हिल गया है या क्या। चलिए कोई बात नहीं, इसकी थोड़ी अलाइनमेंट ठीक करनी पड़ेगी, दैट विल टेक केयर ऑफ फॉर श्योर। हाँ वो आके जिन्हें मैं ढूंढता था वे बचा प्यार मेरे। फिर से प्रॉब्लम आगे तो बताता हूँ, ठीक है।
अब एक सवाल मैं तुम्हें देता हूँ, क्वेश्चन है k बराबर है b t की पावर 1/2 एक्सपोनेंशियल माइनस e डैश बाय rt, फाइंड। अब मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे आंसर्स का। चलिए अपने आंसर फटाफट से लिख दीजिए। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। पहले तो कंपेयर करना सीख लो, a t की पावर n एक्सपोनेंशियल माइनस e बाय rt। सबसे पहले n देख लिया, टेम्परेचर की पावर होता है n 1/2 है, फिर तुमने atn देख लिया किसके बराबर है, ठीक है, वो भी लिख लो तुम। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि मेरा a किसके बराबर होता है, atn e की पावर n होता है, ठीक है। तो atn किसके बराबर है, atn मेरा bt 1/2 है, तो b t की पावर 1/2 e की पावर 1/2, और मेरा e किसके बराबर होगा, e प्लस nrt, e किसके बराबर है, e डैश प्लस 1/2 rt। चलिए तो आई होप यहाँ पे क्लियर होगा। तो ये दोस्तों हमारी कार्डिनल इक्वेशन थी, हाँ, जो हमने कर ली। कार्डिनल इक्वेशन के बाद हमारे पास एक आता है टॉपिक, इसका नाम है कोलिजन थ्योरी, जिसका नाम है कोलिजन थ्योरी। देखो कोलिजन थ्योरी के बाद मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन काइनेटिक्स के बारे में बता दूंगा कुछ चीजें, ठीक है। रीजन बिंग प्रैक्टिस करना जाम के बच्चों को फिर मैं फ्री कर दूं, क्योंकि जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी है वो जाम में नहीं आती है, ठीक है। तो चलो पढ़ लो, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है एक लेक्चर से, ठीक है। चलिए कोलिजन थ्योरी की बात करें तो सबसे पहले आपको कोलिजन थ्योरी समझा देता हूँ। कोलिजन थ्योरी है क्या, प्लीज ध्यान से सुनना। कोलिजन थ्योरी आपके पास किस चीज के ऊपर बेस्ड होती है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर, जो आई होप आप सबने पढ़ा होगा, ठीक है। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है, कोलिजन थ्योरी कहती है कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, जब रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करते हैं। यानी प्रोडक्ट बनने के लिए रिएक्टेंट का आपस में कोलाइड करना एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है, बिना कोलिजन के प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये कहती है कि आपकी सारी कोलिजन सक्सेसफुल होती है, यानी हर कोलिजन से प्रोडक्ट बन जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूल कोलाइड करके प्रोडक्ट बन जाएगा, नहीं। प्रोडक्ट बनने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, यानी सक्सेसफुल कोलिजन, यानी जिस कोलिजन से प्रोडक्ट बनेगा उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। कोलिजन थ्योरी ने कहा वही कोलिजन सक्सेसफुल होंगे, उन्हीं कोलिजन से प्रोडक्ट बनेगा जिसमें कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या थी आपको याद होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या थी, ये जो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी होती है इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर या उससे ज्यादा होगी, यानी एटलीस्ट रिएक्टेंट के पास इतनी, जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स उनके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि ये बैरियर क्रॉस कर जाए, तभी प्रोडक्ट बनेगा। जब तक ये बैरियर क्रॉस नहीं करोगे कभी प्रोडक्ट की तरफ जा ही नहीं सकते, जब तक आप पहाड़ चढ़ोगे नहीं दूसरी साइड उतर नहीं पाओगे, है ना। तो आपको पहाड़ चढ़ना तो पड़ेगा। तो उसने कहा कि भैया सिर्फ वही कोलिजन सक्सेसफुल होंगे, उन्हीं कोलिजन से प्रोडक्ट बनेगा जहां आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड के बराबर या उससे ज्यादा होगी। फिर उसने कहा सिर्फ यही इकलौती कंडीशन नहीं है, उसके अलावा आपके कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। बिना प्रॉपर ओरिएंटेशन के प्रोडक्ट नहीं बनते। इसका एग्जांपल मैं समझाता हूं, जैसे SN2 सबको पता होगा, जीवन में सबने SN2 मैकेनिज्म के बारे में सुना होगा कि SN2 मैकेनिज्म में आपका न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक ही करता है, फ्रंट साइड अटैक नहीं कर पाता, क्योंकि जो आपका सिग्मा स्टार है इट लाइज ऑन द बैक साइड। अब ये फ्रंट साइड से जितना मर्जी एनर्जी के साथ अटैक करे कभी भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। सो एनर्जी इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया, देयर इज वन मोर क्राइटेरिया दैट इज कॉल्ड एज द स्टेरिक क्राइटेरिया। और स्टेरिक क्राइटेरिया क्या कहता है भैया कि आपकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। जब ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा विद थ्रेशोल्ड एनर्जी तभी प्रोडक्ट बनेगा। फ्रंट साइड से जितनी मर्जी एनर्जी के साथ, थ्रेशोल्ड से ज्यादा भी एनर्जी हो, पर अगर अटैक फ्रंट साइड से हो रहा है तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी। यानी आपके पास दो क्राइटेरिया आ गए, एक एनर्जी का क्राइटेरिया आ गया और दूसरा आपका ओरिएंटेशन का क्राइटेरिया। अच्छा उसके बाद ये जो हमारे पास कोलिजन थ्योरी थी, इसने क्या बोला, इसने बोला कि भैया आपके पास जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं दे आर कंसीडर्ड एज हार्ड स्फीयर्स। हार्ड स्फीयर्स का मतलब क्या होता है, कोलिजन थ्योरी, सॉरी, जिसने भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा उसे हार्ड स्फीयर्स का मतलब पता होता है, पर मैं फिर भी एक बार बताता हूं। तो कोलिजन थ्योरी ने क्या बोला, उसने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का एक पोस्टुलेट लिया कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर कंसीडर्ड एज हार्ड स्फीयर्स। हार्ड स्फीयर मतलब उनको ऐसे स्फीयर्स के साथ कंपेयर किया गया जो आपस में इंटरेक्ट नहीं करते। हार्ड स्फीयर का मतलब क्या हो गया, सच स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स या सच स्फीयर्स इन व्हिच द मॉलिक्यूल्स आर नॉट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, ना उनके बीच में कोई अट्रैक्शन है ना उनके बीच में कोई रिपल्शन है, दैट इज देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी प्रकार का कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक पोस्टुलेट क्या था कोलिजन थ्योरी का, कि भैया इट ओनली कंसीडर द ट्रांसलेशनल मोशन, क्योंकि जब आप कोलिजन की बात करते हो आप सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन की बात कर रहे हो, आप मॉलिक्यूल के रोटेशनल स्ट्रक्चर और वाइब्रेशनल स्ट्रक्चर को इग्नोर कर रहे हो। यानी आप रोटेशनल और वाइब्रेशनल जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है यू आर कंप्लीटली इग्नोरिंग देम। आप ये मान ही नहीं रहे हो कि वाइब्रेशन की वजह से कुछ प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकता है या रोटेशन की वजह से कुछ प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकता है, सो यू आर कंप्लीटली इग्नोरिंग द रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड ऑब्वियसली कोलिजन थ्योरी जो है ये हमारे पास गैसियस रिएक्शंस के लिए वैलिड है, गैसियस रिएक्शन के लिए वैलिड है। जब सॉल्यूशन काइनेटिक्स की बात करते हैं, यानी सॉल्यूशन आते हैं, तो फिर कोलिजन थ्योरी हमारे पास वहां पे अप्लाई नहीं हो पाती, ठीक है। चलिए अब मैं कोलिजन थ्योरी के ये पोस्टुलेट्स लिख देता हूं एक बार तुम्हारे सामने। वहां पर जाना था यार। चलिए सबसे पहले पहले पोस्टुलेट की बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी
या अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर कंसीडर्ड एज हार्ड स्फीयर्स। तो सबसे पहले तो मॉलिक्यूल्स को एज हार्ड स्फीयर्स कंसीडर किया जाता है। देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन अमंग मॉलिक्यूल्स। किसी प्रकार की इंटरेक्शन नहीं होती, यानी द मॉलिक्यूल्स डू नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर। तीसरा इसने क्या बोला, प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसे होते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। देखो मैं समझा चुका हूं, मैं बस लिख रहा हूं, तो समझाने वाला काम मैं कर चुका हूं, मैं लिखने वाला काम कर रहा हूं, लिखते लिखते बार बार समझाता रहूंगा तुम्हें। प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन रिएक्टेंट collides with each other, when reactant molecules collides with each other। उसके बाद इसने बोला all collisions are not successful collisions, that is every collision, that is each collision, every collision, whatever you want to write, every collision will not lead to product formation। चार पोस्टलेट से आगे, अब मैं पांचवें पोस्टलेट की स्लाइड चेंज कर रहा हूं। पहले चारों पोस्टलेट में समझा चुका हूं, पांचवां में समझा चुका हूं, ठीक है। एक बार फिर से बोल देता हूं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर कंसीडर्ड एज हार्ड स्फीयर्स, यानी उनके बीच में किसी तरह का इंटरेक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होंगे। प्रोडक्ट फॉर्मेशन तभी होगा जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे। सारे कोलिजन प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करते, यानी सारे कोलिजन सक्सेसफुल नहीं होते। अब हम बात करेंगे कंडीशन ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन, कंडीशंस ऑफ सक्सेसफुल कोलिजंस। तो इसमें हमारे पास क्या लिखेंगे हम, इसमें क्या बोलेंगे कि ओनली दोज कोलिजंस आर सक्सेसफुल, ओनली दोज कोलिजंस आर सक्सेसफुल इन विच मॉलिक्यूल्स fulfill, in which पहला molecules या colliding, in which colliding molecules have energy greater than or equal to, मैं E की जगह पूरा एनर्जी लिख देता हूं, have energy greater than or equal to threshold energy। second, colliding molecules must have a proper orientation, प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो ये दो क्राइटेरिया आ गए। पहले क्राइटेरिया को कहा गया एनर्जी क्राइटेरिया, और दूसरे क्राइटेरिया को कहा गया ओरिएंटेशन फैक्टर। तो सिर्फ वही कोलिजन सक्सेसफुल होंगे जिनमें मॉलिक्यूल्स ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक चीजें सबको क्लियर है? तो ये आपकी वही कोलिजन सक्सेसफुल होंगे जो इन दो क्राइटेरिया, एनर्जी क्राइटेरिया और ओरिएंटेशन क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। तो पहले 5 पॉइंट कहते हैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले कोलिजन थ्योरी ने मॉलिक्यूल्स को कंसीडर किया एज हार्ड स्फीयर्स, यानी आपस में किसी प्रकार का कोई इंटरेक्शन नहीं रखेंगे। उसके बाद उसने बोला प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए कोलिजन होना जरूरी है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट उसने क्या बोला, सारे कोलिजन सक्सेसफुल नहीं होते, हर कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता है। वही कोलिजन सक्सेसफुल होंगे जो दो क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे, एनर्जी क्राइटेरिया, यानी कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी वो थ्रेशोल्ड के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। एंड सेकंड, दे मस्ट हैव अ प्रॉपर ओरिएंटेशन, जैसे कि SN2 में बैक साइड अटैक होता है। मैं यहां पे लिख देता हूं एग्जांपल प्रॉपर ओरिएंटेशन का। फॉर एग्जांपल इन SN2 product formation takes place only if nucleophile attacks from the backside। तो बैक साइड से ही अटैक करेगा तो ही प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हमारा छठा पोस्टुलेट इसका, जो बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है फॉर अ बायोमोलिक्यूलर, ठीक है मैं लिख रहा हूं, कंसीडर कर रहे हैं फॉर अ बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन। यहां मैं जनरली तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है उसकी बात करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कोलिजंस पर यूनिट टाइम। अभी लिख दूंगा उसका मतलब मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी क्राइटेरिया मल्टीप्लाइड बाय स्टेरिक क्राइटेरिया। अब दोस्तों एनर्जी क्राइटेरिया किसके बराबर होता है, मैं एनर्जी क्राइटेरिया हमारे पास जो होता है वो किसके बराबर होता है, एक्सपोनेंशियल माइनस ई थ्रेशोल्ड बाय आरटी। और ये हमारे पास क्या बताता है, ये बताता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड। उसके बाद हमारे पास आता है स्टेरिक क्राइटेरिया। स्टेरिक क्राइटेरिया किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है रो के, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या बताता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग proper orientation, having proper orientation। fraction of molecules having proper orientation। और collision frequency क्या होती है, collision frequency होती है total number of collisions per unit time।
यानी पर यूनिट टाइम में टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। देखो तुम्हारी तरफ से कमेंट थोड़ी कम आ रहे हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे कमेंट करें, जब मैं पूछूं बेटा आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो आप हेवीली पार्टिसिपेट करो, आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट थिंग। तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन तीन चीजों पर डिपेंड करता है, वन इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, सेकंड इज एनर्जी क्राइटेरिया, एंड थर्ड इज स्टेरिक क्राइटेरिया। अब कमेंट बॉक्स में एक और चीज मुझे बता दो, जल्दी से बता देना एक और चीज मुझे कि क्या बेटा आपका गैसियस स्टेट, ऑब्वियसली आपने गैसियस स्टेट पढ़ लिया होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा तो भैया आपको शायद रिकॉर्डेड में अलग जैसे भी मिलेगा। आप गैसियस स्टेट में ना एक चीज पढ़ोगे, वो पढ़ोगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन। तो डेरिवेशन में यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा, आपको डेरिवेशन अगर करना होगा तो गैसियस स्टेट में करा दिया जाएगा, ठीक है। अदरवाइज डेरिवेशन की वैसे हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी अपना याद रख लेंगे, दैट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं, हमारा लेट अस सपोज एक बायोमोलिक्यूलर गैसियस रिएक्शन लेते हैं, बायोमोलिक्यूलर गैसियस रिएक्शन लेते हैं, बायोमोलिक्यूलर गैसियस रिएक्शन लेते हैं, जैसे ए गैस है प्लस बी गैस गिव्स अस प्रोडक्ट। एनर्जी क्राइटेरिया एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए अमृता पटेल जी। अमृता पटेल जी, एनर्जी क्राइटेरिया का फॉर्मूला तो बेटा इसका कैसे आया ये तो अलग चीज है, इसको तब छोड़ दो, आप तो उसे याद कर लो, एक्सपोनेंशियल माइनस ई थ्रेशोल्ड, जैसे ई नॉट कुछ भी बोलो, ई नॉट बोलो, थ्रेशोल्ड बोलो, व्हाटएवर यू वांट टू राइट। अगर आपको वैसे एनर्जी क्राइटेरिया समझ में नहीं आया, ठीक है, तो अमृता पटेल एनर्जी क्राइटेरिया क्या होता है, मैंने आपको वही चीज बोली, किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए आपको इतना तो पता है, अगर रिएक्टेंट यहां है और उसको प्रोडक्ट में जाना है तो उसे ये थ्रेशोल्ड क्रॉस करना पड़ेगा। ये जो एनर्जी होती है इसे क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर किसी मॉलिक्यूल के पास ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है ही नहीं, बेटा मान लो कि आपको पता है कि एक पहाड़, उस पहाड़ के उस साइड एक सुंदर दुनिया, बहुत सुंदर दुनिया, आप सुंदर दुनिया देखना चाहते हो, पर अगर आपके पास उस पहाड़ को चढ़ने की ताकत ही नहीं है तो क्या आप सुंदर दुनिया देख पाओगे? अगर इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट की दुनिया देखनी है तो प्रोडक्ट की दुनिया देखने के लिए उसे ये थ्रेशोल्ड तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो उसने वही बोला कि वही कोलाइडिंग मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बना सकते हैं जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर हो, जिनके पास एनर्जी या तो इसके बराबर हो या इससे ज्यादा हो। तो ये फॉर्मूला जो है बेटा, इसके डेरिवेशन, मैं डेरिवेशन पे किसी पे भी नहीं जा रहा, तो मैं डेरिवेशन पे जाना चाहता भी नहीं, दैट इज नॉट आवर कंसर्न। अभी मैं दो तीन चीजें लिखूंगा, तुम बोलोगे ये कहां से आया, प्लीज समझाओ, तो मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि दैट इज नॉट माय टॉपिक ऑफ कंसर्न राइट नाउ, क्योंकि मेरे को ये कि तुम्हारे पेपर में सवाल बनने चाहिए, ठीक है। और सवाल जहां से बनते हैं वो सारी चीजें मैं छू रहा हूं। डेरिवेशन करना इज नॉट एट ऑल प्रोडक्टिव एट दिस टाइम। अच्छा चलिए, तो बायोमोलिक्यूलर गैसियस रिएक्शन आ गई, इसमें एक रिएक्टेंट ए है, एक रिएक्टेंट बी है, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा, तो यहाँ पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी किस तरीके से लिखी जाती है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है Z से ZAB, ठीक है। तो किसके बराबर होती है, पाई रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B का स्क्वायर, आप तो ये याद रखोगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं इसे, इनटू एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 8 RT बाय पाई म्यू, एक तो ये याद रखोगे आप, ठीक है। क्या मेरी आवाज सबको क्लियर है? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, आरटी अगर मोल की टर्म में तो आरटी आएगा, अगर मॉलिक्यूल की टर्म में तो केबीटी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर मोल्स की टर्म में कर रहे हो, फिलहाल मैं मॉलिक्यूल्स की टर्म में लिख रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, 8 केबीटी बाय पाई म्यू इनटू Na इनटू Nb। आई होप आई एम मिसिंग नथिंग, ठीक है। इसे कई बार सिग्मा एबी भी बोल देते हैं, इसे क्या बोल देते हैं, सिग्मा एबी। सॉरी यार, शिट, आंखों में कुछ चला गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट मतलब पता होना चाहिए, सिग्मा एबी को क्या बोलते हैं, कोलिजन क्रॉस सेक्शन, इसे बोलते हैं कोलिजन क्रॉस सेक्शन। अच्छा, ये अंडर रूट ऑफ 8 केबीटी बाय पाई म्यू क्या है, हमारे पास एवरेज स्पीड आ गई, एन और एनबी क्या आ गया, एन आ गया नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स ऑफ ए पर यूनिट वॉल्यूम यानी अपॉन वॉल्यूम, ये इसको पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर लो, और एन बी क्या आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ पी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ पी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो आपके पास जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे पास क्या होती है, पाई इनटू आर ए प्लस आर बी का स्क्वायर, व्हिच इज कॉल्ड एज द कोलिजन क्रॉस सेक्शन इनटू एवरेज स्पीड इनटू एन इनटू ए बी। तो आपको चार चीजें याद रखनी है, आपको चार चीजें याद रखनी है। अब डायरेक्ट ऐसे याद रख लो कि भैया जेड ए बी किसके बराबर होता है, कोलिजन क्रॉस सेक्शन, जिसे सिग्मा ए बी बोलते हैं, सिग्मा ए बी इनटू एवरेज स्पीड इनटू एन ए इनटू एन बी। बाकी आप क्या करो, सिग्मा ए बी का याद रख लो, सिग्मा ए बी क्या होता है, पाई इनटू आर ए प्लस आर बी का स्क्वायर। एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है, ये याद रख लो, एवरेज स्पीड हमारे पास होती है 8 kT बाय पाई म्यू। उसके बाद एन ए क्या होता है, एन बी क्या होता है, आपको पता ही है, ठीक है, तो मैं नहीं लिख रहा, वो मैं फिर से नहीं लिख रहा, दैट यू ऑलरेडी नो, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ पी पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर लोगे, ठीक है। तो हमारे पास अगर हमें ZAB आ गया तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आ जाएगा, अब हम बोलेंगे कि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होता है, हमारा वो होता है ZAB यानी कोलिजन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी क्राइटेरिया मल्टीप्लाइड बाय स्टेरिक क्राइटेरिया। अब हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू, हमारे पास ये ZAB किसके बराबर आ गया, इट इज इक्वल टू पाई आर ए प्लस आर बी का स्क्वायर इनटू अंडर रूट ऑफ 8 kT बाय पाई म्यू इनटू पाई म्यू इनटू एन ए इनटू एन बी इनटू एनर्जी क्राइटेरिया क्या आ गया, E0 बाय RT इनटू रो। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये एन और एनबी क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये बेसिकली क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन एट मॉलिक्यूलर लेवल, ये है रेट ऑफ रिएक्शन एट मॉलिक्यूलर लेवल, यानी मॉलिक्यूलर लेवल पे बात चल रही है, या मॉलिक्यूलर लेवल दैट इज माइक्रोस्कोपिक लेवल, दैट इज माइक्रोस्कोपिक लेवल। पर हमें बात करेंगे मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो हम क्या करेंगे, डिफाइनिंग रेट ऑफ रिएक्शन एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आ जाएंगे। ऑब्वियसली अगर मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहा हूं, अगर मैं यहां माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहा हूं, तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन को अगर मैं एक ही टर्म में डिफाइन करूंगा तो मैं क्या करूंगा, कंसंट्रेशन नहीं, कंसंट्रेशन तो आता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मैं इसे डिफाइन भी एनए की टर्म में करूंगा, वेयर एन इज व्हाट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। देखो दोनों में डिफरेंस है, आप ये चीज भी समझो, व्हाट इज एनए, एनए होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम, और कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम। आप दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो, तो ये दोनों के बीच में अंतर है, ये दोनों के बीच में अंतर है, एनए और कंसंट्रेशन ऑफ ए। अच्छा तीसरा आप एक और चीज मानोगे, आप ये चीज मानोगे कि जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं ए, वो किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, ये तो सब मानेंगे। तो यानी यहां से मेरे पास क्या आ जाएंगे, ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इनटू एवोगाड्रोस नंबर, ये आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए। तो ये एक्सप्रेशन आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे हमारा एनए किसके बराबर था, एनए था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इनटू एवोगाड्रोस नंबर अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से हमारे पास एनए किसके बराबर आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू एवोगाड्रोस नंबर। सिमिलरली अब मैं डिराइव नहीं करूंगा, मैं सिमिलरली लिखूंगा, सिमिलरली एनबी किसके बराबर होगा, कंसंट्रेशन ऑफ पी इनटू एवोगाड्रोस नंबर। क्या ये वाली स्लाइड सबको क्लियर है, क्या ये वाली स्लाइड सबको क्लियर है? ठीक है, तो ये बेसिक है अपना कि नंबर ऑफ मोल्स की क्या डेफिनेशन होती है, उसकी बात अपन ने बेसिक करी, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब हमें पता है कि भैया हमें क्या करना है, डिफाइनिंग रेट एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। अगली स्लाइड पे चलते हैं, डिफाइनिंग रेट एट मैक्रोस्कोपिक लेवल कर देंगे डिफाइन, कोई दिक्कत नहीं। कैसे डिफाइन करेंगे, पर हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमारा डी एन ए बाई डी टी किसके बराबर आया, ये बराबर आया हमारा पाई आर ए प्लस आर बी का स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 8 kT बाई पाई म्यू इंटू एन ए इंटू एन बी इंटू एनर्जी क्राइटेरिया क्या था, एक्सपोनेंशियल माइनस E0 बाई आर टी इंटू रो। अब ऑब्वियसली अब एन ए की जगह क्या लिखोगे, अभी हमने पढ़ा कि एन ए की जगह क्या लिखेंगे, ठीक है, एन ए किसके बराबर होता है, एन ए होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू एवोगाड्रोस नंबर, और एन बी किसके बराबर होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी इंटू एवोगाड्रोस नंबर। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू एवोगाड्रोस नंबर बाई डी टी बराबर है पाई आर ए प्लस आर बी का स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 8 kT बाई पाई म्यू इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू एवोगाड्रोस नंबर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी इंटू एवोगाड्रोस नंबर इंटू एनर्जी क्राइटेरिया इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस E0 बाई आर टी इंटू रो। अब एक एवोगाड्रो से एक एवोगाड्रो कटा, पीछे क्या बचा, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी बराबर है एवोगाड्रोस नंबर को सबसे आगे लिख लो इंटू पाई आर ए प्लस आर बी का स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 8 kBT बाई पाई म्यू इंटू एक्सपोनेंशियल वाली या रो लिख लो इंटू रो इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस E0 बाई आर टी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी। कॉन्सेंट्रेशन को अगर मैं छोड़ दूं तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या होगी, रेट कांस्टेंट की। बोलो क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है, क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है?
यहाँ से आपके रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई सर? आपके रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई कि आपको बस अब ये याद रखना है, के बराबर है एवोगैड्रोस नंबर इनटू पाई आर ए प्लस आर बी का स्क्वायर इनटू अंडर रूट ऑफ 8 के टी बाई पाई म्यू इनटू रो इनटू एक्सपोनेंशियल माइनस ई नॉट बाय आर टी। अब आपको कंपेयर करना है इसको गार्डिनर के साथ, कंपेयर इट विद गार्डिनर इक्वेशन। आप इसे गार्डिनर इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे तो क्या गार्डिनर इक्वेशन क्या है आपके पास? वो है k बराबर है a tn एक्सपोनेंशियल माइनस e बाय आर टी। तो बड़ी सिंपल सी बात है, एक्सपोनेंशियल से पहले पूरी टर्म जो होती है, ये पूरी टर्म आपके पास क्या है? a tn। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कंपेयर करने के बाद हमारा n किसके बराबर है? देखो टेम्परेचर अंडर रूट में है तो n 1 की पावर 2 है, क्योंकि अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर की पावर 1/2 ऊपर है तो टेम्परेचर की पावर 1/2। अच्छा, उसके बाद ATN किसके बराबर है भैया? ATN आपका n एवोगैड्रो इनटू बड़ा लंबा चौड़ा सा ATN आपका, प्री एक्सपोनेंशियल आपका बहुत बड़ा है, इसे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं, पाई आर ए प्लस आर बी इनटू अंडर रूट ऑफ 8 kt बाय पाई म्यू इनटू रो। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको a लिखना है तो a बराबर है ATN एक्सपोनेंशियल n, तो a आप लिख लोगे, आपका ये लंबा चौड़ा सा आएगा फिर से वही n एवोगैड्रो इनटू पाई आर ए प्लस आर बी का स्क्वायर इनटू अंडर रूट ऑफ 8 kt बाय पाई म्यू इनटू रो। ये तो आ गया ATN e की पावर n e की पावर 1/2, और आपका ये किसके बराबर आएगा? e प्लस आर टी, और आपका e किसके बराबर है? सॉरी ये तो लिखा ही नहीं, आपका e बराबर है e नॉट के, तो आपका e हो जाएगा e नॉट प्लस एन आर टी होता है, सॉरी e प्लस एन आर टी होता है, एंड कितना आ गया? 1/2 आर टी। क्या ये चीज सबको क्लियर है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आज हम थ्योरी कर रहे थे, जैसे मैं उसके क्वेश्चन कराए थे। याद कैसे होगा? 2-3 बार पढ़ोगे हो जाएगा याद, यार 2-3 बार मुझे याद हो गया, 2-3 बार पढ़ोगे तो मैं याद हो जाएगा, मेरा रट्टा भी कमजोर। ठीक है, 2-3 बार पढ़ोगे हो जाएगा याद। क्या ये पाई आर ए प्लस आर बी स्क्वायर, पाई आर ए प्लस आर बी का होल स्क्वायर, तो सिग्मा ए बी से याद कर लो यार, अब याद थोड़ा कराऊंगा, छोटे बच्चों क्या। इसी के साथ हमारी कोलिजन थ्योरी खत्म होती है। और दोस्तों कोलिजन थ्योरी की लिमिटेशंस की जरा एक बार बात कर लेते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट मैंने ना मिस कर दिया, पोस्टुलेट लिखना बता तो दिया था, पर मैंने लिखना मिस कर दिया। क्या लिखना मिस कर दिया मैंने यहाँ पे? एक चीज जो मैंने लिखना मिस कर दी वो क्या थी? कोलिजन थ्योरी डज नॉट, कोलिजन थ्योरी only takes into account the translational motion. It ignores rotational and vibrational. ठीक है, तो ये मैंने बताया था पर मैं भूल गया तुम्हें। चलिए दोस्तों लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। पहले तो इसमें जो आपका assumption था, ये assume ही करना कि मॉलिक्यूल्स हार्ड स्फीयर है, अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग assumption है। प्रैक्टिकली ये चीज होती ही नहीं है। ठीक है, तो आप एक चीज समझो, सबसे पहला लिमिटेशन क्या है? कंसीडरिंग मॉलिक्यूल्स एज हार्ड स्फीयर इज अ तुम कह सकते हो वेरी कैसा assumption कह सकते हो? Contradictory assumption, as we know that molecules of gas interacts with each other. Second, it is valid only for gaseous reactions. It is not valid for reactions taking place in solution. Fourth, it ignores rotational and vibrational structure of molecule. तो भैया these are some of the limitations, ठीक है, जो हमारे पास कोलिजन थ्योरी की है। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशन थे। इन्हीं लिमिटेशंस को दूर करने के लिए हमारे पास है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। ठीक है, तो लिमिटेशन सबको क्लियर होंगे? लिमिटेशन सबको क्लियर होंगे? इसका लिमिटेशन क्या था? पहला, इसका जो assumption था वो अपने आप में गलत assumption था कि मॉलिक्यूल्स हार्ड स्फीयर होते हैं, जबकि पता है मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। दूसरा इसने क्या करा? रोटेशनल वाइब्रेशनल मोशन को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। फिर ये ओनली गैसियस रिएक्शंस के लिए वैलिड है, सॉल्यूशन काइनेटिक्स के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, और ये मतलब है लिमिटेशन, पर छोड़ो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इट डज नॉट रिलेट काइनेटिक्स विद थर्मोडायनामिक्स, ये काइनेटिक्स को थर्मोडायनामिक्स के साथ रिलेट नहीं करता। इट डज नॉट रिलेट काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन विद इट्स थर्मोडायनामिक्स। तो ऐसी एक थ्योरी चाहिए थी। अब क्योंकि मेरे पास कोलिजन थ्योरी के लिमिटेशन मार्केट में आ चुके थे, भैया लोगों ने कोलिजन थ्योरी को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, उसके बारे में बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि भैया ये सिर्फ गैसियस पे एप्लीकेबल है, सॉल्यूशन रिएक्शन के एप्लीकेबल नहीं है, रोटेशनल वाइब्रेशन मोशन को कंसीडर नहीं करती, ऊपर से इतना वेग सा assumption है इसका कि भैया हार्ड स्फीयर होंगे, इंटरैक्ट नहीं करेंगे, जबकि मॉलिक्यूल्स हमें पता है इंटरैक्ट करते हैं, फिर काइनेटिक्स और थर्मोडायनामिक्स को रिलेट नहीं करता। तो इन सब लिमिटेशंस के जवाब में एक नई थ्योरी आई
To answer all these limitations, to get rid of all these limitations, a new theory was proposed, which is called as activated complex theory. तो एक नई थ्योरी प्रपोज की गई जिसका नाम दिया गया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, जिसे नाम दिया गया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी. इसे कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी. मैं पहले बता दूं, मेरी क्लास में अगर कोई भी जाम का बच्चा बैठा है, अगर जाम का बच्चा बैठा है तो बच्चे आपको ये टॉपिक जो है, ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है, तो आप इस टॉपिक को छोड़ सकते हो, मत करके जाओ, या फिर यूं पढ़ लो, बट पेपर के टाइम पे ना तो आप कोलिजन थ्योरी हालांकि तुम्हारे सिलेबस में है, पर आपने जो कोलिजन थ्योरी के बड़े-बड़े से एक्सप्रेशन है ना, जाम नेट वालों को तो सब कुछ पढ़ना है, गेट वालों को सब कुछ पढ़ना है. मैं इस वक्त जो बातचीत कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं सिर्फ जाम के बच्चों से, और जाम के बच्चों से मेरा आग्रह है कि आप ये जो देख रहे हो बड़े-बड़े से एक्सप्रेशन हैं, ठीक है, आप ये जो देख रहे हो बड़े-बड़े से एक्सप्रेशन हैं कोलिजन थ्योरी में, जाम वाले बच्चों को उन एक्सप्रेशंस को सीरियसली बिल्कुल भी नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है. आप उन एक्सप्रेशन को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है. पेपर में वो नहीं आती. हाँ, कोलिजन थ्योरी होती क्या है, एनर्जी क्राइटेरिया क्या है, सारे के सारे कोलिजन सक्सेसफुल नहीं होते, तो ऐसी चीजें याद रखना बस, ऐसी चीजें. यानी इसके जो पोस्टुलेट्स हैं, तो जाम वाले स्टूडेंट क्या करेंगे, मैं लिख देता हूं फॉर जाम स्टूडेंट्स, है ना, फॉर जाम स्टूडेंट्स मेरा एक सजेशन है, फोकस ऑन द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी. Just focus on the initial formula, like just focus on the formula of energy criteria, and collision frequency independently. बस बाकी आपको पूरा नहीं करना, ठीक है, बस इन पे फोकस करो. तो ये जाम वाले स्टूडेंट्स के लिए मेरा एक सजेशन है, ठीक है. अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, जिसे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी कहा जाता है, इसके बारे में मैं पहले बता दूं. जो जाम के बच्चे हैं, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है. फिर भी अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो बैठ सकते हो, अदरवाइज जाम के बच्चे लेक्चर भी छोड़ के जा सकते हैं. तुम्हारा एक्चुअली एक ही छोटा सा टॉपिक है जो पेपर में वो पूछता भी नहीं है, हालांकि आज तक उसने पूछा नहीं वहां से सवाल, वो है सॉल्यूशन काइनेटिक्स, ठीक है. छोटा सा टॉपिक है सॉल्यूशन काइनेटिक्स. तो अब मैं सॉल्यूशन काइनेटिक्स बीच में घुसा दूंगा तो डजंट मेक सेंस, क्योंकि सॉल्यूशन काइनेटिक्स की एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी पढ़नी पड़ती है, पर उसने तुम्हारे सिलेबस में छोटा सा नाम जोड़ दिया सॉल्यूशन काइनेटिक्स. पर बिना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के सॉल्यूशन काइनेटिक्स होता ही नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन काइनेटिक्स पे अप्लाई ही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी होती है. तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है हमें, ठीक है, तो हमें पहले ये पढ़नी पड़ेगी, हमारी मजबूरी है. नहीं, रो का कैलकुलेशन, अच्छा मैं एक और लिख देता हूं, ये भी एक लिमिटेशन है. अच्छा पॉइंट अभिलाष ने डाल दिया, मेरे को याद है, ये भी इसका लिमिटेशन है, लिख लो. It does not tell anything about calculation of rho. इसने रो की कैलकुलेशन के बारे में कुछ नहीं बताया, उसके लिए आरआर की थ्योरी है, वो छोड़ दो, तुम तुम्हारे सिलेबस में नहीं है. आरआर की थ्योरी तुमको नहीं करनी. तो अभिलाष कुमार जी, आपने एक अच्छा पॉइंट उठाया कि रो की कैलकुलेशन कैसे करेंगे. एक्चुअली ये भी इसकी लिमिटेशन है कि रो की कैलकुलेशन के बारे में ये कुछ बताता ही नहीं है. ठीक है, तो भैया आइए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी की हम शुभारंभ करते हैं. इसका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी का शुभारंभ करते हैं. क्या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी का कहती है, समझ लेते हैं सबसे पहले. तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी का पहले तो मैकेनिज्म समझ लो कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी क्या कहती है. ये कहती है, मान लो आपके पास कोई एक रिएक्टेंट है ए और कोई रिएक्टेंट है बी, तो आपने एक बायोमोलिकुलर रिएक्शन कंसीडर करी, ये दोनों आपस में मिलकर एक ट्रांजिशन स्टेट बना दिया जिसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और रिएक्टेंट आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं. तो ये जो चीज बनी इसे कहा जाता है, या तो आप इसे कह देते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और या आप इसे कह देते हैं ट्रांजिशन स्टेट. एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, इसी को ट्रांजिशन स्टेट भी कहा जाता है. और ये जो ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इट इज इन इक्विलिब्रियम विद रिएक्टेंट. तो अब मैं इसकी फटाफट से assumptions के बारे में बात कर लेता हूं. सबसे पहले तो इसके पोस्टुलेट्स के बारे में बात कर लेता हूं. तो मैं अगली स्लाइड में इसके पोस्टुलेट्स लिखना चाहूंगा आपके सामने. इसके पोस्टुलेट्स के बारे में बात कर लेते हैं. इसका सबसे पहला पोस्टुलेट क्या होता है, सबसे पहले लाइन क्या कहती है, कहती है कि भैया आपके पास जो सबसे पहला पॉइंट इसका आता है, जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, जैसे ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज इन इक्विलिब्रियम विद रिएक्टेंट्स. ठीक है. सेकंड पॉइंट इसका क्या आता है, सेकंड पॉइंट इसका आता है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिसोशिएट्स टू फॉर्म प्रोडक्ट. तीसरा पॉइंट इसका क्या आता है, देखो तीसरा पॉइंट इंटरेस्टिंग है. तीसरा पॉइंट इसका क्या आता है, ये कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हैज अ लूज वाइब्रेशन. एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हैज अ लूज वाइब्रेशन. लूज वाइब्रेशन क्या होता है इसका मतलब मैं बताऊंगा. एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हैज अ लूज वाइब्रेशन, दैट इज, एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू दिस लूज वाइब्रेशन. प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है इसी लूज वाइब्रेशन की वजह से होता है. सबसे पहले स्टेटमेंट क्या आ गई कि भैया जो आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो रिएक्टेंट्स के साथ इक्विलिब्रियम में है. दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ गया कि आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो डिसोशिएट करके प्रोडक्ट बनाता है. तीसरा पॉइंट क्या आ गया कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हैज अ लूज डिग्री ऑफ वाइब्रेशन, हैज अ लूज वाइब्रेशन, एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू दिस लूज वाइब्रेशन. इसको जरा मैं आपको समझा देता हूं इस पॉइंट को. पॉइंट क्या, जैसे मान लो आपके पास बेटा कोई भी मॉलिक्यूल है, लेट सपोज आपके पास एक मॉलिक्यूल है ए और ए, आपके पास मॉलिक्यूल है बी. आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, A2 ये B2. आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, A A B B.
अब वो पता क्या कह रहा है, वो कह रहा है ये जो वाइब्रेशन है ये वाला वाइब्रेशन, ये लूज वाइब्रेशन है। क्या है? ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। अब वो कह रहे हैं ये वाला वाइब्रेशन लूज वाइब्रेशन, और इस लूज वाइब्रेशन की वजह से, लूज वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? वाइब्रेशन में क्या होता है बेटा? यूं ये वाइब्रेशन है। लूज वाइब्रेशन का मतलब इसका रेस्टोरिंग फोर्स 0 होता है। जैसे आपने स्प्रिंग को खींचा तो स्प्रिंग क्या करता है? वापस अपनी पोजीशन को रेस्टोर कर लेता है। यही होता है वाइब्रेशन में कि जो अपना जो भी आपकी चीज जो वाइब्रेट कर रही है वो पोजीशन को रेस्टोर करती है। लूज वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है कि इसका रेस्टोरिंग फोर्स 0 है। लूज वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? लूज वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो 0 है। तो एक्चुअली में रेस्टोरिंग फोर्स अप्रोचेस टू 0। एक्चुअली में जब ये एक बार वाइब्रेट करते हैं, यानी एक बार स्ट्रेच होते हैं, तो अपनी पोजीशन को रिटेन नहीं करता, रेस्टोर नहीं करता। और जब ये एक बार वाइब्रेट हुआ, पोजीशन रिस्टोर नहीं करेगा, मतलब ये मॉलिक्यूल टूट जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास ये वाला वाइब्रेशन मोड होता है। इसका कौन सा वाइब्रेशन मोड है? कौन सा वाइब्रेशन मोड है? ये वाला वाइब्रेशन मोड, ये वाला वाइब्रेशन मोड। और इसकी वजह से ये अलग अलग हो जाता है, ए बी प्लस ए बी। नहीं, नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर जैम। ठीक है, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी क्या कहते हैं कि आपका जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो रिएक्टेंट्स के साथ हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है। दूसरा, आपका जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो डिकंपोज होकर प्रोडक्ट बनाता है। तीसरा, कि भैया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के पास एक लूज वाइब्रेशन होती है और उसी लूज वाइब्रेशन की वजह से आपका प्रोडक्ट बनता है। वो लूज वाइब्रेशन क्या होती है मैंने भी बताया, ये A2 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट का आ गया, ये B2 मॉलिक्यूल आ गया दूसरे रिएक्टेंट का, दोनों ने आपस में मिलकर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया। उस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में ये जो वाइब्रेशन मोड है ये वाला, ये लूज वाइब्रेशन है। लूज वाइब्रेशन का मतलब इसका रेस्टोरिंग फोर्स 0 होगा, यानी जैसे ही ये वाइब्रेट किया, स्ट्रेच हुए बॉन्ड्स वापस कभी नहीं आए, टूट गए, ए बी अलग, ए बी अलग। और एक और चीज ध्यान से सुनना, लेट अस सपोज ये वाइब्रेशनल मोड था, क्या था? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि इसका रेस्टोरिंग फोर्स 0 है, तो एक बार अलग हुआ, दोबारा कभी वापस नहीं आया, फिर ये मॉलिक्यूल इस एक्सिस में चलता रहेगा और ये मॉलिक्यूल नेगेटिव एक्सिस में चलता रहेगा। बताओ ये कौन सा मोशन है? ये वाइब्रेशनल मोशन था। पर क्योंकि ये लूज वाइब्रेशन है तो कभी अपनी पोजीशन को रिस्टोर नहीं करता, एक बार जाता है और फिर टूट जाता है, और टूटने के बाद मॉलिक्यूल इज फ्री टू मूव इन पॉजिटिव एक्सिस एंड नीचे वाला मॉलिक्यूल इज फ्री टू मूव इन नेगेटिव एक्सिस। अब एक्सिस के लॉन्ग जो मोशन होता है उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम थी इसकी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की, वो जो लूज वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम थी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की, वो प्रोडक्ट की ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैं फोर्थ पॉइंट यहां पे यही लिखना चाहूंगा कि भैया, फोर्थ पॉइंट में यहां पे यही लिखूंगा कि आपका जो लूज वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, वो जो लूज वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वो जो लूज वाइब्रेशन है, वो जो लूज वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है कन्वर्ट्स इनटू फ्रीडम ऑफ किसकी? लूज वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स converts into translational degree of freedom of product। इसको मैं एक बार फिफ्थ पॉइंट बना देता हूं, क्योंकि इससे पहले लूज वाइब्रेशन है, लूज वाइब्रेशन मैंने बताई थी, कोई बात नहीं। फोर्थ, अब फाइनली इसने क्या बोला? भैया जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके बराबर होगा? रेट ऑफ रिएक्शन होगा concentration of activated complex multiplied by frequency of its dissociation। concentration of activated complex multiplied by, यानी concentration of activated complex ऐसे और frequency of dissociation ऐसे, ये आ गया रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या ये चीज सबको क्लियर है? ठीक है, अब हमारी सारी की सारी कहानी यहीं से आगे प्रोसीड करेगी। ठीक है, हमारी सारी की सारी कहानी जो प्रोसीड करेगी वो यहीं से आगे प्रोसीड करेगी। तो एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा दूं। ठीक है, अच्छा इसमें ग्राफ कैसा होता है? इसमें ग्राफ कुछ ऐसा होता है हमारे पास, इसका रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे अगर मैं लेट सपोज लिख देता हूँ हमारी एनर्जी और यहाँ पे मेरा आ जाता है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, तो ऑब्वियसली इसका रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम कुछ इस तरीके का रहता है। ये हमारा रिएक्टेंट आगे, प्रोडक्ट हमारा कैसा भी हो सकता है, मतलब एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन पे डिपेंड करता है। अगर ऊपर है ज्यादा एनर्जी का तो मतलब एंडोथर्मिक है। ये है मेरी ट्रांजिशन स्टेट दोस्तों, ये है ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, या जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यस, सर 12:15 से क्लास में है, प्लीज जल्दी मुझे किडनी पेन हो। अरे भाई भाई भाई, शायद आप रेस्ट कीजिए प्लीज, आप प्लीज रेस्ट कीजिए, आप अपने आप को तकलीफ मत दीजिए। ठीक है, आप रेस्ट कीजिए प्लीज। मैं तो मेरा टॉपिक खत्म नहीं करूंगा ना आज। ठीक है, अब चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे पास कि भैया एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट हमें निकालना है। आइए जरा बातों को सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। तो सर ये तो बहुत अच्छे से पता है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी ने कहा कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। किस किस पर डिपेंड करता है? आपका पहले मैकेनिज्म लिख लो। मैकेनिज्म क्या था? मैकेनिज्म था सर A+ B आपस में मिलकर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो इक्विलिब्रियम होता है रिएक्टेंट के साथ, और यहां से प्रोडक्ट बनता है। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी ने ही कहा कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ये किसके बराबर होता है? कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसोसिएशन। अब सर कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तो कहां से निकाला जाएगा? सर इसके लिए तो हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा इस के इक्विलिब्रियम का। हमें पता है कि भैया हमारा के इक्विलिब्रियम किसके बराबर होगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी इसका के इक्विलिब्रियम है तो प्रोडक्ट इसके लिए यही हुआ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ P। तो यहां से हमारे पास आ गया के इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ P बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो देयरफॉर जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन बना वो किसके बराबर बना? वो बना हमारे पास के इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ P इनटू न्यू वैल्यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसोसिएशन।
एक बार देख लो किसी को भी दिक्कत। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी ने क्या कहा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन कितनी ज्यादा होगी, रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा होगा। दूसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स डिसोसिएशन, यानी उसकी डिसोसिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या है, एक सेकंड में वो कितना डिसोसिएट कर रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा डिसोसिएट करेगा पर यूनिट टाइम प्रोडक्ट भी उतना ही ज्यादा बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। तो भैया दो चीजों पर डिपेंड करता है आपका रेट, एक तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी ज्यादा है हमारे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की, और दूसरा उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसोसिएशन, यानी वो किस फ्रीक्वेंसी से टूट रहा है। अब मैंने कहा जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन से निकल जाएगी कि इक्विलिब्रियम बराबर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इस इक्विलिब्रियम के लिए प्रोडक्ट क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट ए और बी आ गया, ठीक है। यहां से मेरे पास इक्वेशन फाइनली ये बन गई। अब मैं कह रहा हूं कि इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, इसको मैं बिल्कुल 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 पूरी जिम्मेदारी के साथ लिख सकता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर है के इक्विलिब्रियम इनटू न्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी। कॉन्सेंट्रेशन टर्म को अगर छोड़ दिया जाए तो पीछे जो बच जाते हैं बोलते हैं रेट कांस्टेंट के, तो मेरा के किसके बराबर आ जाएगा, रेट कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसोसिएशन। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? क्या बेटा यहां तक चीजें सबको क्लियर है? अब बेटा आप ध्यान से सुनो, आपका जो के इक्विलिब्रियम है दो तरीके से डिफाइन किया जाता है, एक थर्मोडायनामिकली, यानी एक के इक्विलिब्रियम डिफाइन किया जाता है थर्मोडायनामिक्स में, और दूसरा के इक्विलिब्रियम डिफाइन किया जाता है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में। तो यहां से हमारे पास दो आ जाते हैं, एक आ जाता है थर्मोडायनामिक अप्रोच टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, एक हो जाती है थर्मोडायनामिक अप्रोच, सॉरी स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक। तो थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग जो मेरा के इक्विलिब्रियम है वो किसके बराबर होता है, थर्मोडायनामिक्स में के इक्विलिब्रियम को कैसे डिफाइन करते हैं बेटा आप सबको पता होगा कि थर्मोडायनामिक्स में जो के इक्विलिब्रियम है वो कैसे डिफाइन होता है, हम सबको पता है कि डेल्टा जी सॉरी डेल्टा जी नॉट बराबर क्या होता है, माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से आपका के इक्विलिब्रियम किस तरीके से डिफाइन होता है, ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा जी नॉट बाय। आपका के इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक्स में कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में किस तरीके से डिफाइन होता है, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में किस तरीके से डिफाइन होता है के इक्विलिब्रियम, पार्टीशन फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट केस में अपॉन पार्टीशन फंक्शन ऑफ रिएक्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल माइनस ई नॉट बाय आर टी। दिस इज हाउ यू डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। तो यहाँ से हमारे पास दो अप्रोचेस निकल जाएंगी। हम सबसे पहले बात करेंगे थर्मोडायनामिक अप्रोच, अप्रोच टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, टू टीएसटी, थर्मोडायनामिक अप्रोच टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। तो मैं वापस से वही चीज लिखूंगा, ठीक है, जो मैं लिख रहा था कि मेरा जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, वो किसके बराबर आया था, रेट ऑफ रिएक्शन लिख दूंगा, डायरेक्टली लिखता हूं। मेरा जो रेट कांस्टेंट है मैं फिर से लिख रहा हूं, a प्लस b गिव्स अस, यहां पे इक्विलिब्रियम में किसके साथ है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के साथ है, इन इक्विलिब्रियम विद एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, तो यहां पे के इक्विलिब्रियम आ जाएगा और यहां से प्रोडक्ट बन जाएगा। अब मेरा जो रेट कांस्टेंट के है वो किसके बराबर है, रेट कांस्टेंट के बराबर है के इक्विलिब्रियम इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसोसिएशन। और अभी भी हमें पता है के इक्विलिब्रियम किसके बराबर होता है, एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा जी नॉट। पर ये किसका डेल्टा जी नॉट है हमारे पास, किसका डेल्टा जी नॉट है हमारे पास, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का, मतलब इस रिएक्शन का। मैं डेल्टा जी नॉट को ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का है, तो जो मैं आज के बाद लिखूंगा कि इक्विलिब्रियम इसका है, तो डेल्टा जीबी इसका होगा, डेल्टा एचबी रिएक्शन का होगा, और डेल्टा ईबी रिएक्शन का होगा, डेल्टा एनजीबी रिएक्शन का होगा। मैं जो भी चीज लिखूंगा वो सारे इसी के लिए होंगे। वो सारे इसी के लिए होंगे। तो डेल्टा जी नॉट क्या है, दिस इज द चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी ऑन गोइंग फ्रॉम रिएक्टेंट टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब सबको ये चीज पता होगा, कुछ नहीं करना आपने, बस कुछ चीजें करनी। सबको पता होगा कि डेल्टा जी नॉट किसके बराबर होता है, सबको पता है डेल्टा जी नॉट होता है डेल्टा एच नॉट माइनस डी डेल्टा एस नॉट। अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है तो इसके लिए आ जाएगा, तो अभी लिखोगे कि के इक्विलिब्रियम किसके बराबर, अच्छा अभी नहीं, ठीक है अभी नहीं, अब इसके बाद एक और चीज लिख लेते हैं। हमें पता है कि फिर डेल्टा एच किसके बराबर होता है, थर्मोडायनामिक्स की एक्सप्रेशन है डेल्टा ई, यानी इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा एन जी आर टी, सबको पता है। देयरफॉर आपका डेल्टा जी नॉट किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एच के लिए क्या जाएगा, डेल्टा ई नॉट प्लस डेल्टा एन जी आर टी माइनस टी डेल्टा। अब मैं एक एक टर्म समझा देता हूँ, यहाँ पे मैं टर्म समझा देता हूँ कि भैया जो आपका डेल्टा जी नॉट ये है चेंज स्टैंडर्ड चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी ऑन गोइंग फ्रॉम रिएक्टेंट टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। डेल्टा ये क्या है, स्टैंडर्ड चेंज, स्टैंडर्ड तुम समझ जाओगे, स्टैंडर्ड चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑन गोइंग फ्रॉम रिएक्टेंट टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। उसके बाद हमारे पास क्या आता है डेल्टा एन जी, ये क्या आता है, चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑन गोइंग फ्रॉम रिएक्टेंट टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या यहां तक चीजें सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है, कुछ नहीं है, ठीक है। एक बार मैं फिर से शुरू से रिपीट कर देता हूँ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। सबसे पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी क्या कहती है कि भैया आपका a प्लस b मान लो दो रिएक्टेंट है, आपस में मिलकर एक ट्रांजिशन स्टेट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, व्हिच इज इन इक्विलिब्रियम विद रिएक्टेंट, और फिर वो डिकंपोज करता है और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है। तो सबसे पहला इसका पोस्टुलेट आता है कि जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है इट इज इन इक्विलिब्रियम विद रिएक्टेंट। सेकंड आता है कि भैया आपका जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो डिसोशिएट डिकंपोज होकर हमारे प्रोडक्ट बनाते हैं। थर्ड पोस्टुलेट आता है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के पास एक लूज वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है जिसका करेस्पॉन्डिंग फोर्स 0 होता है, उससे प्रोडक्ट बनते हैं। और फिर वो लूज डिग्री
कॉन्सेंट्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर इसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, एक तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पे डिपेंड करता है और मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स डिसोसिएशन, ठीक है, और दूसरा इस पे डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसोसिएशन। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसोसिएशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहां से निकाला गया, के इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन से निकाला गया, के इक्विलिब्रियम बराबर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। तो यहां से हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स किसके बराबर है, के इक्विलिब्रियम इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। सब्स्टिट्यूट करने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन आया के इक्विलिब्रियम इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसोसिएशन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। तो वहां से हमारा रेट कांस्टेंट आ गया के इक्विलिब्रियम इनटू फ्रीक्वेंसी डिसोसिएशन, ठीक है, डिसोसिएशन की फ्रीक्वेंसी जो है। अब हमने क्या करा यहां पे के इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया थर्मोडायनामिक्स से, फिर डेल्टा जी को रिप्लेस किया डेल्टा माइनस डेल्टा, फिर डेल्टा को बोला डेल्टा ई यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा एनजी आरटी एक्सप्रेशन होता है। और फिर फाइनली मैंने सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं फाइनली लिखूंगा कि मेरा जो के इक्विलिब्रियम है, मेरा जो के इक्विलिब्रियम है किसके बराबर है, एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा, यही था अब ये हो जाएगा के इक्विलिब्रियम बराबर है एक्सपोनेंशियल माइनस 1 बाय आरटी। अब देखो डेल्टा जी किसके बराबर है, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजी आरटी माइनस टी डेल्टा एस। तो हमारा के इक्विलिब्रियम किसके बराबर आ जाएगा फिर, एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा ई नॉट बाय आरटी माइनस डेल्टा एनजी आरटी बाय आरटी प्लस टी डेल्टा एस बाय आरटी। अब यहाँ आरटी से आरटी कट गया, आरटी से आरटी कट गया, यहाँ टी से टी कट गया, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन गया, के इक्विलिब्रियम बराबर है एक्सपोनेंशियल माइनस, अब पता अगर तुम्हें एक x की पावर a प्लस b प्लस c होता है x की पावर a इंटू x की पावर b इंटू x की पावर c, पता ना, अगर ऊपर पावर्स ऐड है सब तो नीचे मल्टीप्लाई ना इनटू एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा एनजी इनटू, तो वही चीज है, ऊपर पावर्स ऐड हो रही है तो नीचे फिर अपन मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, बेसिस से पावर्स का ऐड फिर से वही एक्सप्रेशन आ जाएगा प्लस, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, बेसिस से में सबको ऐड कर दो वापस ऊपर वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो ये के इक्विलिब्रियम आ गया। अब अगर के इक्विलिब्रियम ये आया तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ के इक्विलिब्रियम। अब मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूं कि ऑल्सो जो हमारे पास केबीटी है वो किसके बराबर होता है, एच न्यू के बराबर होता है, तो केबीटी बाय एच किसके बराबर होता है, न्यू के बराबर होता है। तो यहाँ से मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसोसिएशन आ गया, देयरफॉर मेरा के किसके बराबर था, के इक्विलिब्रियम इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसोसिएशन, तो मेरा के किसके बराबर हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसोसिएशन की जगह आ जाएगा केबीटी बाय एच और के इक्विलिब्रियम की जगह आ जाएगा ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा ई बाय आर टी इंटू एक्सपोनेंशियल प्लस डेल्टा एस बाय आर इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा एनजी। तो ये बेटा आपका पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आ गया। अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है गार्डिनर के साथ। 15 मिनट बचे यार। कंपेयर इट विद गार्डिनर, कंपेयर इट विद गार्डिनर इक्वेशन। आप इसको गार्डिनर इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लीजिए। आपकी इक्वेशन क्या है, के बराबर है केबीटी बाय एच, मैं याद भी कराऊंगा एक्सप्रेशन, चिंता मत करो, एनर्जी वाला लास्ट में रखते हैं, एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा एस बाय आर एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा एनजी एक्सपोनेंशियल माइनस, सॉरी यहाँ पे डेल्टा प्लस का था, डेल्टा ई बाय आर टी। अब कंपेयर करो इसे गार्डिनर के साथ, गार्डिनर क्या होती है, के बराबर है ए टी एन एक्सपोनेंशियल माइनस ई बाय आर टी। तो आपको क्रिस्टल क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ आपका जो ई है वो आपका यहाँ पे डेल्टा ई है। आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि टेम्परेचर की पावर यहाँ पे 1 है, जो आपका एन है वो यहाँ पे 1 है, और आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि एक्सपोनेंशियल एनर्जी वाली टर्म को पीछे पूरी टर्म जो बच गई ये आपका क्या